सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कोफी अन्ना के कोट के साथ। कोफी अन्ना कहते हैं ट्रू ग्लोबल प्रोग्रेस कम्स व्हेन नेशन कॉपरेट शेयर नॉलेज एंड कंट्रीब्यूट टू ईच अदर्स ग्रोथ। देखो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट कोट है कि वर्ल्ड लेवल पे जो है ट्रू ग्लोबल प्रोग्रेस कब होगी जब जो नेशन है आपस में कॉपरेट करेंगे। जैसे इंडिया यूएस टाइज हो गया, नॉलेज एक्सचेंज करेंगे, चाहे वो डिफेंस की हो गई, चाहे जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी हो गई, और एक दूसरे की जो ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। देखो जो जो नेशंस हैं जो आइसोलेशन में चलते हैं, जो compete करते हैं एक दूसरे नेशन के साथ, तो वो जो नेशन है इतने ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते जितने जो नेशन कॉपरेशन से करते हैं। तो यही कुछ मतलब है कोफी अन्ना के कोट के साथ कि जो हमारी ग्लोबल प्रोग्रेस है, जो ट्रू ग्लोबल प्रोग्रेस है, जो एक्चुअल मीनिंग में जिसे प्रोग्रेस कहेंगे वो क्या, वो आती है हमारी कॉपरेशन से। कॉपरेशन में कोई भी चीज़ ले लीजिए, नॉलेज एक्सचेंज हो गया, शेयरिंग हो गया, जो भी ए टू जेड चीज़ें आती है कॉपरेशन में आती हैं। तो तभी जो कॉपरेशन में जो ग्रोइंग होती है वही ट्रू प्रोग्रेस होती है। और ये सब चीज़ें हम अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम शिक्षा देते हैं, ठीक है, हमारे हिंदी में भी तो एक कोट है कि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। तो वो क्या चीज़ है, यही जो कोफी अन्ना कह रहे हैं, सेम चीज़ वही है, बस थोड़ा सा मीनिंग दूसरा हो गया, डायमेंशन दूसरा हो गया। यही कुछ मतलब है कोफी अन्ना के कोट के साथ, और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आज के हमारे एडिटोरियल डिस्कशन से न्यूक्लियर डील के ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियर से रिलेटेड हमने अभी लास्ट शायद एक वीक पहले ही एक एडिटोरियल डिस्कस करा था, लेकिन उसका जो डायमेंशन था वो एकदम दूसरा था। आज का डायमेंशन एकदम अलग है। ठीक है, ये जो डायमेंशन है वो इंडिया और यूएस के ऊपर, इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है उसके ऊपर जो है सेंटर्ड है। तो इंडिया यूएस का रिलेशन हो गया, अगर ऐसा कुछ टॉपिक आता है तो भी आप इसके पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर से रिलेटेड कुछ आता है तो इसके पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं, और जो लास्ट एडिटोरियल डिस्कस करा था उसके जो पॉइंट्स है आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि इसके पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा जो एसेज हैं या आर्गूमेंट राइटिंग हो गया उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो सीएपीएफ के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने एम के साथ। हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों, अपनी नॉलेज को बढ़ाना। ठीक है, कैसे बढ़ेगी नॉलेज, शेयर करके। जैसे कोफी अन्ना ने बोला क्या कि जो ग्लोबल लेवल की ट्रू प्रोग्रेस कब होगी हमारा ज्ञान कब बढ़ेगा, जब हम नॉलेज को शेयर करेंगे। और वैसे ही डिफरेंट डायमेंशन हम कवर करते रहते हैं। आप जैसे आप सभी को पता है कि हम जो है हर एक डायमेंशन को धीरे 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 डिस्कस कर रहे हैं। एक दिन में ही मेरा टारगेट नहीं है आपको सुपरमैन बनाना, धीरे धीरे आप सुपरमैन बन ही जाओगे। ठीक है, तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया और यूएस सेंटर्ड है हमारा, इंडिया और यूएस का। देखो इंडिया और यूएस के बीच में जो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील थी वो 2008 में बेसिकली साइन हुई थी, तो उसके ऊपर है। और वो सारा जो हमारा न्यूक्लियर डील है कैसे मदद करेगा, क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डील है ये स्टार्ट कैसे हुई थी, जो हमारी सिविल न्यूक्लियर डील है जो हमने यूएस के साथ साइन करी हुई है, ये स्टार्ट कब हुई थी, इसे 2005 में बेसिकली इसका डिस्कशन हुआ था। इसका डिस्कशन स्टार्ट हुआ था कि जो इंडिया है उसको जो न्यूक्लियर पार्टनर बनाना चाहिए, सिविल न्यूक्लियर पार्टनर बनाना चाहिए, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज़ है हम जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, स्पेशली जो क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन है उसके लिए हम कर सकें। तो इन सब चीज़ों के साथ जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। और ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के अंदर हम यूएसए से स्पेशली जो न्यूक्लियर फ्यूल हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, ये रिसीव करते हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे एक जो मेजर प्रॉब्लम थी उस टाइम में वो क्या कि इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं कर रखा था। हम अपने जो जो हमने न्यूक्लियर से रिलेटेड 2-3 डेली डिस्पैच में डिस्कस करा हुआ है। एक डेली डिस्पैच में पेपर 1 के जब प्रोस्पेक्टिव हमने डिस्कस करा था तो हमने देखा था कि इंडिया ने ना तो एनपीटी साइन कर रखा है ना सीटीपीटी साइन कर रखा है। ठीक है, तो एनपीटी जो था इंडिया ने साइन नहीं कर रखा। रीज़न क्या था, मैंने आपको रीज़न बताया था बच्चों, अगर आपको याद होगा तो मैंने रीज़न बताया था कि इंडिया ने बोला था ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है ये एनपीटी जो है, क्योंकि एनपीटी कहता है कि जिन कंट्रीज़ के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, जब ये ट्रीटी आई थी तो ये ट्रीटी कहती थी कि जिन कंट्रीज़ के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है वो अपना जो प्रोडक्शन वगैरह वहीं पे उतना ही रोकेंगे, मतलब जिन पे है उन पे रहेंगे, जिन पे नहीं है वो नहीं करेंगे प्रोडक्शन न्यूक्लियर वेपन। यहाँ पे वेपन की बात हो रही है। ठीक है, जो डिफेंस के लिए जो यूज़ होता है न्यूक्लियर, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे एनपीटी बोला कि जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है वो ठीक है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो आप डेवलप नहीं करेंगे। मतलब क्या कि ये कहीं ना कहीं
क्योंकि था किसके पास उस टाइम पे, यूएसए के पास था, चाइना के पास था, रशिया के पास था, मतलब जो जो मेजर कंट्रीज हैं उन सब के पास न्यूक्लियर वेपन था, और जो जो हमारी माइनर्स कंट्री हो गई उन पे नहीं था। तो एनपीटी जिन्होंने साइन करा, इसका मतलब ये था कि जिन पे है ठीक है, जिन पे नहीं है वो अब डेवलप नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में बायस थी, या तो इसे ये कहना चाहिए था कि जिस पे ऑलरेडी है वो डिसमेंटल कर देंगे इसको, तब तो एनपीटी का यूज होता। लेकिन एनपीटी बायस थी कहीं ना कहीं जो पावरफुल नेशन थे उनकी तरफ, तो इंडिया ने इसको साइन नहीं करा और इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन गया। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट एडिटोरियल में, ठीक है। तो मेजर प्रॉब्लम ये थी जब इंडिया के जो है सिविल न्यूक्लियर डील जो साइन हो रही थी यूएसए के साथ, क्योंकि इंडिया जो था एनपीटी का पार्टनर नहीं था, और जो एनपीटी का पार्टनर नहीं होता उसको प्रॉब्लम होती है न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इंडिया को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो इसी की वजह से आती है कि इंडिया जो है एनपीटी का मेंबर नहीं है। इसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है कहीं ना कहीं वो हिंडर्ड होते हैं, कहीं ना कहीं वो इफेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं इनको प्रभाव पड़ता है। तो जब ये सिविल न्यूक्लियर डील जब यूएसए के साथ साइन हो रही थी तो ये चीज़ हमारे आड़े आई थी कि भाई इंडिया जो है वो तो एनपीटी का पार्टनर है ही नहीं, तो कैसे न्यूक्लियर डील साइन करे। तो हुई कैसे ये डील, इस डील में एक ग्रुप था कोलिजन ऑफ पार्टनरशिप विद इंडिया, ठीक है। इसके अंदर जो थे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, इंडियन अमेरिकन थे, एकेडमिक्स थे, जिन्होंने इस डील को साइन करने के पक्ष में ये अपनी बात रखी, मतलब पॉजिटिव था, ये प्रो था, ये इंडिया के फेवर में थे सारे लोग। ये डायस्पोरा वाले में भी टॉपिक यूज कर सकते हैं कि डायस्पोरा कैसे इफेक्ट करता है पॉलिसी मेकिंग में। तो ये सारे लोग जो थे कोलिजन ऑफ पार्टनरशिप विद इंडिया, ये सारे लोग फेवर में थे कि इंडिया को सिविल न्यूक्लियर डील का पार्टनर बनाना चाहिए। इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर डील है यूएसए की, इंडिया के साथ साइन होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है दोनों कंट्रियों को ही फायदा होगा। कोफी अन्ना का कोट याद करो, ट्रू ग्लोबल प्रोग्रेस कब आती है, जब कोलिजन होता है। तो ये कोलिजन वही था। क्रिटिक्स भी थे इसके, क्रिटिक्स बोलते थे क्या, क्रिटिक्स तो हर जगह रहते हैं निंदा करने वाले। क्रिटिक्स बोलते थे कि भाई इंडिया जो है इसको न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज करेगा, तो ये जो एनपीटी का ये तो वियोलेशन हो जाएगा सारा सारा। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं हमारी जो डील है वो साइन हुई। जब डील साइन हुई तो ये किस चीज का एक तरह से आप कह सकते हैं प्रतिबिंब था, इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रस्ट था उसका ये सिंबलिज्म था। इसने सिंबलाइज करा, इस कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है क्या, इंडिया और यूएस के बीच में जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। ये न्यूक्लियर डील जो हमारी सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई 2005 के अंदर, ये उसका प्रमाण था कि जो यूएस है वो इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करता है, ठीक है। और इस ट्रस्ट का रिजल्ट निकला क्या, इंडिया और यूएस का जो डिफेंस टाइज था वो और स्ट्रांग हो गया। हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो और स्ट्रांग हुई, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह हम यूएसए के साथ करने लगे। ये रिजल्ट था, धीरे धीरे हमारे जो रिलेशंस थे वो सुधरने लगे यूएसए के साथ। क्योंकि अगर आप यूएसए और इंडिया के रिलेशंस की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि यूएसए ने किसी टाइम पे जब हमने अपना जो न्यूक्लियर जो टेस्ट करा था उस टाइम पे यूएसए ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी। इंडिया को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। तो ये जो इंडिया और यूएसए के रिलेशंस थे ये अब दोबारा सुधरने लगे थे। ये रिजल्ट ये इंडिकेट किससे हो रहा था, ये इंडिकेट हो रहा था कि हमने यूएसए के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी है। और इसका अगर श्रेय आप किसी को देना चाहें, क्योंकि एडिटोरियल में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं चाइना को, ठीक है। क्योंकि यूएसए हमेशा चाइना को काउंटर करना चाहता है, और इसको काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में कोई एक दमदार बंदा है तो वो कौन है, हमारा इंडिया, ठीक है, मसलमैन। तो इसीलिए जो है यूएसए जो है इंडिया के ऊपर थोड़ा सा मेहरबान होने लगा, डील वगैरह साइन करने लगा, डिफेंस टाइज वगैरह होने लग गई, और हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज ये सारी चीज़ होने लग गई। क्वाड एक पूरा एक ग्रुप बना दिया। किसका रिजल्ट था, चाइना को काउंटर करना था डायरेक्टली। लेकिन ऐसा बोलते नहीं है कि चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि कोई भी जो एक्सरसाइजेज होती हैं, कल मैंने एक एमसीक्यू भी दिया था आपको, तो बच्चों ने लिख दिया एंटी चाइना, उसको सही कर दिया। देखो एंटी चाइना ऐसी कोई भी डील वगैरह साइन होती है, कोई भी ग्रुप बनता है तो उसका मोटिव किसी कंट्री को अपोज करना नहीं होता, इनडायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते। इस चीज को याद रखना, ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है तो वो गलत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंडिया और यूएसए के जो बीच के जो रिलेशन है वो सुधरने लग गए, और यहाँ पे प्रॉमिस भी करे गए कि भाई इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है उसको एक्सपेंड करेंगे अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ में। इससे फिर जॉब्स आएंगी, क्लीन एनर्जी आएगी। बराक ओबामा ने ये बोला कि 6 न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बताया है क्या हमारा जो सिविल न्यूक्लियर डील वाला जो पास था
अमेरिका के साथ ये सारी चीज़ बताइए। मतलब क्या कि इंडिया के साथ हमारे यूएसए के साथ हमारे जो रिलेशन है, इंडिया यूएसए रिलेशन जो है सुधरने लग गए थे धीरे धीरे। तो देखो यहाँ पे चैलेंजेस क्या आ रहे थे जब हमने डील वगैरह साइन कर दी थी और बराक ओबामा ने बोल दिया था कि जो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर है वो लगा देंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ जनरेट हो रही थी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको पता है इंडिया जो है मदद भी लेता है और एहसान भी जताता है। ये तो इंडिया की आदत है कि यूएसए से मदद भी लेगा और एहसान भी जता देगा। तो इसीलिए थोड़े हमारे जो रिलेशन है थोड़े कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इंडिया का इसी इसी नज़रिए के साथ एक था लायबिलिटी रिस्क। क्या चीज़ है बच्चों ये लायबिलिटी रिस्क? इंडिया का एक सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है 2010, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर क्या है कि जो सप्लायर है, अगर कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है न्यूक्लियर से रिलेटेड, तो जो सप्लायर है, जो सप्लाई कर रहा है मटेरियल को, वो लायबल होगा उस एक्सीडेंट के लिए। समझ रहे हो क्या क्या मतलब है इसका? कि जो न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई कर रहा है, जैसे यूएसए सप्लाई कर रहा है, यूएसए की कंपनी सप्लाई कर रही है बेसिकली, जैसे यहाँ पे जेई हो गया, जीई हो गया और वेस्टिंग हाउस हो गया, ये अगर सप्लाई करते हैं और कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये कंपनी उसके लिए लायबल होगी, ये कंपनी उसके लिए जिम्मेदार होगी। इंटरनेशनली क्या होता है? इंटरनेशनली ऐसा होता नहीं है। जो प्लांट ऑपरेटर होता है, जो प्लांट ऑपरेट कर रहा होता है, जैसे एनपीसीएल इन इंडिया में प्लांट ऑपरेट करता है, ये उसके लिए जिम्मेदार होगा अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। लेकिन इंडिया का जो एक्ट है वो क्या कहता है कि भाई जो मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो ये सबसे बड़ा जो है एक ऑब्स्टेकल है, एक हर्डल है, एक रुकाव है, किसके लिए? हमारे न्यूक्लियर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, हमारी क्लीन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल जो है इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती है। कौन कंपनी जो होगी वो बोलेगी एक तो यार मैं माल दे रहा हूँ, ऊपर से माल अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया डैमेज वगैरह तो तुम मुझे ही रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे। कौन ऐसा करेगा? इसलिए जो यूएसए के साथ है हमारे न्यूक्लियर एनर्जी वाले जो टाइप है थोड़े ऐसे नहीं है। लेकिन रशिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, रशिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि यूएस की कंपनी तो डर गई इस एक्ट से। रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि रशिया के अंदर जो सारी मेजर जो कंपनीज है, स्पेशली न्यूक्लियर जो कंपनी है, वो स्टेट ओन्ड है। मतलब क्या कि जो रशियन गवर्नमेंट है वो ही इसको रन करती है, जैसे इंडिया में करती है, ठीक है। तो ये एक मेजर ऑब्स्टेकल है। दूसरा क्या है? रेगुलेटरी इशू। रेगुलेटरी इशू क्या कि एक लिस्ट है बेसिकली, एंटिटी लिस्ट जिसे कहते हैं, जिसके अंदर अगर इंडियन एंटिटी, इंडियन कंपनी कोई उसके अंदर आती है, या इंडिया की जैसे हमारी पीएसयूज आ गई, तो इंडियन कंपनी जो हो गई पीएसयूज, ये अगर उस लिस्ट के अंदर आती है तो यूएस क्या करता है, उसके साथ थोड़ा सा बैन कर देता है, उसके साथ जो ट्रेडिंग है वो कर नहीं सकती। तो इंडिया की ऑल्थो जो बहुत सारी कंपनीज थी उस लिस्ट से रिमूव कर दी गई है, लेकिन फिर भी ये जो रेगुलेटरी इशू हमेशा रहता ही है इंडिया और यूएसए के साथ। तो ये जो रेगुलेटरी इशू है, एक लायबिलिटी रिस्क हो गया, रेगुलेटरी इशू जो हो गया, ये इंडिया और यूएसए के साथ जो हमारी न्यूक्लियर डील है उसको स्मूथली वर्क करने में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। तीसरी चीज़ क्या है? टेक्नोलॉजी और कॉस्ट। देखो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, सस्ती तो होगी नहीं कि हज़ारों रुपए में आ गई, करोड़ों रुपए में लगते हैं इसके अंदर। तो यही सबसे बड़ा एक हमारे पास चैलेंज है, क्या कि एडवांस जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है अफोर्डेबल प्राइस में मिलती नहीं है। तो ये चीज़ एक ऑब्स्टेकल है हमारी क्लीन एनर्जी के लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है, और इसीलिए जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वो अभी तक रन नहीं हो पाए हैं। जैसे हमारे बराक ओबामा ने भी बोला कि 6 प्रोजेक्ट लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो ये किसका रिजल्ट है बच्चों? ये रिजल्ट है हमारे इन सब चीज़ों का। टेक्नोलॉजी कॉस्ट हो गया, रेगुलेटरी इशू हो गया, लाइबिलिटी रिस्क हो गया। तो 3 चीज़ें बेसिकली, 4 चीज़ें हमने देख ली और एडिटोरियल में यही डिस्कस कर रखा था। तो अभी रिसेंटली क्या चल रहा है? देखो रिसेंटली पॉजिटिव स्टेप्स चल रहे हैं बहुत सारे, कि अभी 2023 के अंदर जो जेक सुलिवन थे उन्होंने अनाउंस भी करा था कि ये जो रेगुलेटरी बैरियर है वो लिस्टिंग वाला, जो अभी मैंने बताया था ना रेगुलेटरी बैरियर लिस्टिंग वाला, तो उस लिस्टिंग उस वाले जो लिस्ट से रिमूव कर देंगे यूएस और इंडिया का जो कॉपरेशन है, फिर वो चलने लग जाएगा, मतलब वो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जो इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज़ हैं उनके साथ जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं वो यूएस जो है थोड़ा उसको रिड्यूस कर देंगी। तो क्या होगा, यूएस की कंपनी हो गई और इंडिया की जो एंटिटी हो गई, दोनों के जो बिजनेस है वो स्मूथली चलने लगेंगे, हमारी पीएसयूज और उसकी कंपनीज हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी लायबिलिटी इशू तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही हुआ था कि ये जो एंटिटी लिस्ट है, अब ज़्यादा ये जो सिक्योरिटी रिस्क पहले बोल रहे थे कि
इन्हें क्यों उस लिस्ट के अंदर डालते हैं? देखो, उस पर्टिकुलर लिस्ट में डालने का मतलब यही है कि ये जो एंटिटीज हैं ये सिक्योरिटी रिस्क पैदा करती हैं, तो जो सिक्योरिटी रिस्क पैदा करती है उसको इस लिस्ट में डाल देते हैं। तो इंडिया को बोला कि अब यहाँ पे इस लिस्ट में होने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया सिक्योरिटी रिस्क पैदा करेगा। तो ये चीज़ मतलब पॉजिटिव स्टेप है बेसिकली, कि इंडिया को अब जो रेगुलेटरी इशू चल रहे थे उनके कहने का मतलब सिंपल यही है कि जो रेगुलेटरी इशू चल रहे थे यूएसए के साथ, अब वो मोर ज़्यादा टाइम तक अब टिकाऊ नहीं है। मतलब क्या कि अब वो सॉल्व हो चुकी है हमारी प्रॉब्लम, रेगुलेटरी इशू की, लाइबिलिटी इशू की नहीं हुई है अभी तक। रशिया का रोल क्या है? देखो, रशिया के साथ हमारे जो रोल है बेसिकली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। कुडनकुलम तमिलनाडु में जो प्लांट है वो उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि रीज़न साफ यही है कि जो रशिया है उसके साथ जब हम न्यूक्लियर डील साइन करते हैं तो हम रशियन गवर्नमेंट के साथ साइन करते हैं, तो गवर्नमेंट सारी लाइबिलिटी वगैरह इनके लिए रेडी होती है, लेकिन यूएसए में वो कंपनी होती है, तो कंपनी इन सब चीज़ों को उठाने के लिए रेडी नहीं होती। तो यही रीज़न है कि रशिया के साथ जो है हमारे न्यूक्लियर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो स्मूथली चल रहे हैं कंपैरेटिवली यूएसए। लेकिन अब यूएसए का भी इंडिकेशन आ रखा है क्या कि सारी चीज़ अब पॉजिटिवली चलेगी। तो यही चीज़ यहाँ एडिटोरियल में डिस्कस कर रखी है कि जो हमारे रिलेशन है यूएसए के साथ स्पेशली न्यूक्लियर वाले डोमेन में वो अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं? देखो, आगे क्या कर सकते हैं, सिंपल चीज़ है, जो हर्डल बन रहा है उसको सॉल्व करो। एक तो रेगुलेटरी इशू था, हमने उसको देख लिया कि रेगुलेटरी जो इशू था वो अब यूएसए जो है उसको रिलैक्स कर रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये जो लायबिलिटी इशू है इसको हमें फिक्स करने की ज़रूरत है, इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो ऑब्स्टेकल है इसको हम सॉल्व कर सके। ठीक है, एक चीज़ ये करने की ज़रूरत है जो एडिटोरियल में बता रखी है। सेकेंड चीज़ ये कर रखी है कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा अफोर्डेबल बनाने की ज़रूरत है। देखो, अफोर्डेबल बनाएंगे कैसे? अफोर्डेबल कैसे बनाएंगे? देखो, यूएस को या तो टैरिफ जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अगर ऐसा कुछ है तो उसको हटा देना चाहिए, सब्सिडी वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा के यूएस गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट दोनों इसको अफोर्डेबल बना सकती हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के सॉल्यूशन है इसको अफोर्डेबल बनाना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो टेक्नोलॉजी ऐसा इतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं बना सकते, तो ये हमेशा ऑब्स्टेकल रहेगा ही। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं इसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखा है। रेगुलेटरी इशू है वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं, हमने अभी देखा। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि अगर दोनों भी कंट्री के बीच में अगर ये समझौता होगा तो दोनों कंट्रियों को ही बेसिकली फ़ायदा होगा। जैसे कोफी अन्नान ने बोला था कि ट्रू जो ग्लोबल प्रोग्रेस है कब आती है बच्चों? ट्रू ग्लोबल प्रोग्रेस आती है कॉपरेशन से। तो यही बता रखा है कि इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्लीन एनर्जी मिलेगी, जॉब्स मिलेगी, और जो हम कोल के ऊपर रिलायंस है हमारा, वो जो रिलायंस है वो रिड्यूस होगा। तो ये जो कॉपरेशन है अगर ये स्मूथली वर्क करेगा तो ये इंडिया के फेवर में तो रहेगा ही रहेगा। यूएसए को क्या मिलेगा? क्योंकि कोफी अन्ना के बोलने के मुताबिक तो दोनों को फायदा होना चाहिए। इंडिया को तो फायदा हो रहा है, यूएसए को क्या फायदा होगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। जो मेजर फायदा होगा वो क्या? बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी यूएसए की कंट्री के अंदर, और इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा स्मूथ और स्ट्रांग बनेंगे। तो यही कुछ फ़ायदा होगा अगर दोनों कंट्री कोलैबोरेट करती है, स्पेशली न्यूक्लियर वाले डोमेन के अंदर। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कॉपरेशन के अंदर, क्या क्या हर्डल्स हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रखी है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इस पेपर 2 का ये जो हम एक टॉपिक देते हैं, और ये बहुत ही रिलेवेंट होता है क्योंकि डायरेक्टली जो न्यूज़ में आ रखी होती हैं चीज़ें, हम बस उसी पे ट्राई कर रहे हैं लिखने का। और आप मोर और लेस देखेंगे तो आपके पेपर के अंदर, पेपर 2 के अंदर मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ऐसे राइटिंग आती है, वो भी जो टॉपिक चल रहा होता है, जो मेजर इशू चल रहा होता है न्यूज़ के अंदर, वही आपको लिखने के लिए दिया जाता है। तो बच्चों एक बार इसको ट्राई करो, लिखने के बाद ग्रुप के अंदर भेजो, और भेजने के बाद जो दूसरे बच्चे भेजते हैं उसका भी इवेल्युएट करो। मुझे पता है बच्चों, पेन से लिखने के अंदर सबसे, देखो, तलवार चलाना ईजी है, पेन चलाना बहुत टफ है। ये चीज़ आपको पता है, ऑलरेडी पता है, क्योंकि पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, ये एक कोट भी कहा जाता है। तो पेन चलाने की आदत डाल लो, तलवार चलाना तो हम ऑलरेडी ट्रेनिंग में सीख ही लेंगे। तो आज से ही ट्राई करो इसको, क्योंकि जब पेन चलाना आएगा तभी तलवार हाथ में आएगी, नहीं तो तलवार भी हाथ में नहीं आएगी। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आज से ही ट्राई करो, कल के ऊपर मत छोड़ो इसको। ठीक है, चलो चलते हैं। और थोड़ा सा चलने से पहले थोड़ा सा देख लो बच्चों, ये दोनों हमारे प्रोग्राम हैं, अभ्यास लेखन, अभ्यास मंथन। इससे ज़बरदस्त प्रोग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इससे अफोर्डेबल प्रोग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूँ मैं। जिन बच्चों ने लिया है वो बच्चे खुद ही इसको सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा था आर्ग्यूमेंट में वो बोल रहे थे, एक बच्चा बोल रहा था
जूरिश वो कह रहा था कि एक बार ट्राई करो, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो एक्चुअल में अच्छा है और एक बार ट्राई करो इसका। अब तो डेमो भी अवेलेबल है, शुरू के जो दो लेक्चर्स हैं वेबसाइट के ऊपर फ्री में अवेलेबल है, जिसको भी देखना हो वो देख सकता है। अगर समझ आ जाए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। 50 लेक्चर से ज़्यादा इसके अंदर लेक्चर्स होंगे। 25 तो हमारे टॉपिक्स हैं, लेक्चर लिख दिया यहाँ पे, 25 टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स में हर एक टॉपिक में मिनिमम 2 तो रहते ही रहते हैं, 50 से ज़्यादा इसमें लेक्चर है, हर एक डायमेंशन कवर हो जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये आपके पेपर 2 के लिए, ऐसे राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए। ठीक है बच्चों, अभ्यास मंथन पेपर 1 के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, बहुत अफोर्डेबल है। 37 टेस्ट सीरीज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है सोच समझ के सारी टेस्ट सीरीज आपकी बना रखी हैं। और 2024 का जो ट्रेंड चला था उसी ट्रेंड को ध्यान में रख के, ठीक है, ये 2014 से 2024 तक का जो ट्रेंड है, ठीक है, उस एक डेकेड के, एक 10 साल के ट्रेंड को ध्यान में रख के ये सारी जो टेस्ट सीरीज ये बनाई गई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड है, डायनेमिक और स्टैटिक दोनों ही सारी चीज़ें बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड है। बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है आपके पेपर 1 के लिए। तो अगर आपको समझ आता है तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसका डेमो नहीं है बच्चों, इसका डेमो नहीं है, सिर्फ इसका डेमो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 100% टैक्स ऑन ब्रिक्स। ठीक है, देखो अब ट्रंप जी आ गए हैं हमारे। ठीक है, ट्रंप जी आ गए हैं तो कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला तो करेंगे ही। अभी कभी बोल रहे हैं पेरिस से मैं क्विट कर जाऊंगा, कभी बोल रहे हैं जो है ये हमारा WHO है इससे क्विट कर जाऊंगा। तो वो जो न्यूज़ है कर जाऊंगा, जब करेंगे तब देखेंगे, अभी तो करा नहीं है, तो अभी क्यों हम उस चीज़ को डिस्कस करें, वरी करें। क्योंकि आपका जो UPSC CSC का जो होता है पेपर, उसकी तरह तो आप में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कि अगर कर दिया तो क्या होगा। वो ऐसे राइटिंग है ना आपके अंदर, तो ऐसे राइटिंग होती है, आंसर राइटिंग थोड़ी ना होती है आपके अंदर, तो क्यों वरी करते हो इतना। ठीक है, जब करेगा तब देख लेंगे, अभी तो नहीं करा है ना, अभी तो सिर्फ बोल रहा है, करेगा तब देख लेंगे क्या करेगा। और पता नहीं अभी से थोड़ा ना, ये तो कब से बोल रहे हैं कि पेरिस एग्रीमेंट से क्विट कर जाऊंगा, इससे क्विट कर जाऊंगा, उससे क्विट कर जाऊंगा। करने दो, फिर देखेंगे क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, सारी चीज़ देख लेंगे। और तब तक तो मेरे को लगता है कि आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही बता देंगे कि सर ये चीज़ हो सकती है, तब तक तो आप इतने डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये देख लेते हैं। अभी बोला क्या कि अभी धमकी दी है बेसिकली, एक चीज़ तो साइन हुई है कि हम ये जो सिटीजनशिप बाय बर्थ जो था प्रोविज़न, इसको कैंसिल कर दिया है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ट्रंप ने। ये देखो, ये बेसिकली इफेक्ट किसको करेगा, इंडियंस को करेगा, क्योंकि इंडियंस जो वहाँ पे जाके जो फैमिली प्लानिंग करते हैं उसके बाद सिटीजनशिप मिल जाती है, तो वो अब मिल नहीं पाएगी, बस ये कॉन्सिक्वेंसेस होगा। और उसके बाद बोला, एक धमकी दी बेसिकली क्या, क्योंकि ब्रिक्स कंट्री क्या कर रही है, ब्रिक्स कंट्री एक अल्टरनेटिव ढूंढ रही है, किसका, डॉलर का जो इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है उसका एक अल्टरनेटिव बना रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे ब्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बना रही है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो बस यही धमकी दी कि अगर जो ब्रिक्स कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया, अगर वो नॉन डॉलर में ट्रांजैक्शन करती है तो 100% जो है वो टैक्स इंपोज कर देगा। ठीक है, ये धमकी दी है हमारे ट्रंप जी ने। देखो, अगर टैक्स इंपोज कर भी देगा, ऐसा ये हमारा मोटिव नहीं है डिस्कस करने का, इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। देखो, अगर टैक्स ये है, अगर टैक्स इंपोज कर भी देगा तो उसकी जो इंटरनल इकोनॉमी है, उसकी जो खुद की कंपनीज है जो इंपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल के दूसरी कंट्रीज के ऊपर, स्पेशली इंडिया के ऊपर स्टील एंड एल्यूमिनियम वाला जो हमारा जाता है इंपोर्ट, उसके ऊपर डिपेंड है। तो उसकी खुद की जो कंट्री है, खुद के जो इनिशिएटिव है, खुद की जो कंपनीज है, वो भी इम्पैक्ट होगी। इंडिया तो अल्टरनेटिव ढूंढ ही लेगा, क्योंकि इंडिया तो हमेशा डाइवर्सिफाई करता है अपनी अप्रोच को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, तो इसको चलो देखेंगे हम। हमारा टारगेट आज का है ब्रिक्स का। ठीक है, क्यों भाई जो ये जो हमारा ट्रंप है इतने गुस्से में लग रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है कि 100% टैरिफ लगा दूंगा ब्रिक्स कंट्री के ऊपर अगर नॉन डॉलर में ट्रांजैक्शन करा। क्योंकि जो अभी कजान के अंदर हमारी सबमिट हुई थी, 16th ब्रिक्स सबमिट हुई थी रशिया के अंदर, तो उसके अंदर बेसिकली हमने जो ब्रिक्स कंट्री है उसने लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात करी थी कि भाई हम ब्रिक्स करेंसी कुछ लेके आएंगे जो US डॉलर को रिप्लेस करेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि US, अब ट्रंप आ गया है, US क्या करेगा, सैंक्शन वगैरह लगाएगा, ये लगाएगा, वो लगाएगा, उसकी वजह से हमारा खुद का रुपये वाला जो है वो ऊपर नीचे जाता रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास है डाइवर्सिफाई करने का, डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढने का। इसलिए जो हमारा ट्रंप है वो थोड़ा गुस्से में है कि क्यों तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, नहीं तो मैं अब टैक्स लगा दूंगा, टैक्स लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, यही बोलता रहेगा अब। तो ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रिक्स को देख लेते हैं जल्दी जल्दी।
देखो जो ब्रिक्स है कब आया था, ये जिम ऑनिल है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बेसिकली कॉइन करा था ब्रिक्स टर्म को। जो चार कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका नहीं है, ये इन्होंने बेसिकली इसको फाउंड करा था। पहली समिट हुई थी रशिया के अंदर 2009 में, और अभी जो आखिरी हुई है 16वीं, ये भी रशिया में हुई है, कजान में। अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ गया था। अब टोटल 10 मेंबर है, 5 और जुड़ गए थे, लास्ट हमने देखा था इस चीज को। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ठीक है, तो तेल वाले लोग भी हैं इसके अंदर, जहां से तेल आता है। तो देखो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है कहीं ना कहीं स्पेशली ऑयल वाला, ये यहाँ से स्मूथ हो सकता है। ईरान के अंदर तो हमारे छाबार पोर्ट वगैरह इनिशिएटिव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी मजबूती देखने को मिलेगी। हमारे रिलेशन ईरान के साथ और अच्छे होंगे। फ्रेंडली कंट्री ऑलरेडी है, अब ये ब्रिक्स का भी पार्टनर बन गया है, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ईरान भी है और ईरान की हमें ज़रूरत भी है। तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हमें। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ। ब्रिक्स फाइनेंशियल इनिशिएटिव, बस ये मेरा मोटिव था। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है कि ब्रिक्स के अंदर ऐसे कौन कौन से फाइनेंशियल इनिशिएटिव है जिसकी वजह से जो हमारे ट्रंप जी हैं वो थोड़े से गुस्सा हो गए हैं। देखो, एक इसका है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जो हमारा आईएमएफ हो गया, ये हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, इसको कहीं ना कहीं इसका अल्टरनेटिव है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई में, 2014 में आया था। इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भी हो गए उनके लिए ये क्या प्रोवाइड कराता है, हमें लोन प्रोवाइड कराता है, जैसे वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कराता है, सिमिलरली वैसे ही। ठीक है, तो इसके अंदर वोटिंग शेयर इक्वल है। ठीक है, मतलब क्या कि 5 कंट्री है तो 5 कंट्री के पास 20-20% वोट है। 20-19 हो गए ना, ठीक है, हाँ, 20-20% वोट है, मतलब इक्वल शेयरिंग है सबकी। ऐसा नहीं है कि यूएसए जैसे वर्ल्ड लेवल के चलते हैं, उसमें क्या होता है, जो ज़्यादा डोनेशन दे रहा है ज़्यादा पावर, कम दे रहा है कम पावर, ऐसा इसमें नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वोटिंग राइट्स जो होते हैं, वोटिंग के जो पावर है वो इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, आया कब था ये, फोर्टाजेला जो सबमिट हुई थी 2014 के अंदर, तब आया था। इसका भी थोड़ा सा नाम याद रखना, पेपर 1 के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ है हमारी, और है हमारा CRA। ये क्या चीज़ है, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सबको पता है क्या होता है। ठीक है, पहले IMF के दरबार पे जाते थे, खटखटाते थे, मिन्नत करते कि थोड़े से पैसे दे दो, थोड़े से पैसे दे दो। अब हमने एक और अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, ब्रिक्स। अब वहां पे जाके हम दूसरा भी रास्ता है हमारे पास, एक नहीं देगा तो दूसरा दे देगा। तो इसीलिए जो ट्रंप है वो थोड़ा सा गुस्से में है कि भाई ये तो पूरा ही सिस्टम दूसरा एक और अल्टरनेटिव बना रहे हैं। तो ये हमारा CRA, ये भी ब्रिक्स के अंदर आता है। ठीक है, याद रखना, कहीं और नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें। तीसरी क्या चीज़ है, ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, जैसे हमारा भारत पे है वैसे ब्रिक्स पे है। जितनी भी ब्रिक्स कंट्री है जहाँ पे स्कैन करो और वहाँ पे करो, काइंड ऑफ वैसा है। जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, ग्लोबली सेटलमेंट कैसे होता है कंट्री के बीच में, स्विफ्ट एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू होता है सॉरी। तो ये क्या है, स्विफ्ट का एक अल्टरनेटिव है। क्या है ये, स्विफ्ट का अल्टरनेटिव, समझ गए। तो पूरा ही हम सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। हमने एक ग्रेन एक्सचेंज भी खोल लिया है, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज एक ग्लोबल लेवल का प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो एग्रीकल्चर ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड कराएगा। जितनी भी कॉमोडिटीज़ है ब्रिक्स कंट्री के बीच में वो शेयर कर पाएंगे। तो देखो, ये ब्रिक्स तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और क्लियर डिपोजिटरी भी है हमारे यहाँ पे, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो सेटलमेंट होगी वो इसके थ्रू हम कर पाएंगे। मतलब क्या कि पूरा जो वर्ल्ड लेवल का सिस्टम है ब्रिक्स अपना ही खुद का बना रहा है। इसलिए जो ट्रंप है वो गुस्सा हो रहा है, बोल रहा है कि ज़्यादा मत करो, टैरिफ लगा दूंगा। ठीक है, समझ गए। तो ये सारे जो बच्चों इनिशिएटिव है इसको रट लेना, ये दिमाग में रहने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि एकदम करंट में चल रहा है इशू, और किसके पीछे हो रही है सारी बवाल, इन सब चीज़ों के पीछे ही हो रहा है। तो हमने सारी चीज़ मोर और लेस सब डिस्कस कर ली। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दिया तो सारे बच्चे सो गए कल, किसी ने कमेंट नहीं करा। आज मत करना ऐसे, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इसका आंसर बताओ आता है या नहीं आता तुम्हें। ऑलिव रिडल टर्टल, ये देखा था, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता दूं कि ग्रुप में जाके हमने कर रखा है एक अरेंजमेंट, तो थोड़ा सा वहाँ से आप कर सकते हो एक्सेस, देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, एक ही दिन के लिए रहेगा, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा वो, सिर्फ एक दिन, नहीं तो डिलीट कर देंगे हम। तो वो थोड़ा सा देख लेना, मतलब वहाँ से एक्सेस हो जाता है। तो द हिंदू पढ़ा होगा अगर आपने, तो ये देखा होगा ऑलिव रिडल टर्टल है जो इसकी फ़ोटो आ रखी थी हमारे अंदर। ठीक है, द हिंदू के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट तो है ही क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में आता है। और
अब यहाँ पे आ रखी है क्योंकि अब ये जो है नेस्टिंग करेगा, मास नेस्टिंग करने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी ये जो है बंगाल की जो खाड़ी है हमारी, बे ऑफ बंगाल है, उड़ीसा के कोस्ट पे दिखाई दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, मैंने ऐसा पूछ नहीं रखा है इसको, वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे मास नेस्टिंग करता है ना, कौन सा नेशनल पार्क है वहाँ पे, ठीक है, वो थोड़ा सा बताना। तो ऑलिव रिडल टर्टल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर आया है, बहुत अच्छा पोर्शन, ये न्यूज़पेपर में पूरी फोटो दे रखी थी, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। देखो इसका साइंटिफिक नेम थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, लेपिडोचिल ओलिवासिया, लेपिडोचिल ओलिवासिया, ऑलिव रिडल टर्टल कहते हैं। इतना टफ नाम रखने की जरूरत क्या थी, ऑलिव रिडल भी सही है। ये हो गए सेकंड स्मॉलेस्ट जो है, ये हमारा टर्टल है, और ग्लोबली मिलता है ये, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही मिलता है, यहाँ नहीं मिलता वहाँ नहीं मिलता, ये दिख रही है फोटो, जहाँ जहाँ ये नीला दिख रहा है सारी जगह मिलता है। ठीक है, किस लिए फेमस है, ये है मास नेस्टिंग के लिए। मास नेस्टिंग को क्या कहते हैं, अरी बडास, अरी बडास के लिए ये जो है फेमस है, मास नेस्टिंग के लिए। मतलब बहुत सारे जो कछुए, मास नेस्टिंग क्या होती है बच्चों, बहुत सारे जो कछुए हैं बेसिकली, वो गिरी माथा जो है वहां पे आ जाते हैं, और आने के बाद वहां पे क्या करते हैं, अंडे देके वापस चले जाते हैं, उसे कहते हैं मास नेस्टिंग। समझ गए, ये है हमारा ऑलिव रिडल टर्टल। ठीक है, थोड़ा सा फिजिकल करेक्टर देख लेते हैं, थोड़ा सा स्मॉल साइज का है, और जो फीमेल है स्लाइटली, बट फीमेल है स्लाइटली मोर राउंडेड कैरापेस, मतलब जो फीमेल का जो फेस है थोड़ा सा राउंडेड है, यही बता रखा है। मेल और फीमेल जो है सेम साइज की ही रहते हैं, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछता है सीएससी में, और आपको पता है कि जो सीएपीएफ है बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर्ड है, क्या चीज़ है, इंस्पायर्ड है किससे, सीएससी से। सीएपीएफ हमारा बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है सीएससी से, इसलिए कहते हैं कि दोनों के पेपर थोड़ा जो प्रीवियस ईयर के थोड़ा देख लो। ठीक है, तो आप देखो ना देखो, मैं देखता ही हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से मैं लेके आता हूँ। तो ये जो है हार्ट शेप्ड है, राउंडेड है, डार्क ग्रे जो हैचिंग करता है, ये सारी चीज़ें हो गई, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ज़्यादा मत रखना, ज़्यादा बस ये रखना, लेकिन ये भी आपके थोड़े से जहन में होनी चाहिए बातें। कहाँ कहाँ है ये डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ठंडे पानी में ये रह नहीं पाता, क्योंकि ठंडे पानी में हम वैसे ही नहाना बंद कर देते हैं। तो ये टर्टल क्या करेंगे, टर्टल क्या करते हैं, ट्रॉपिकल वाटर में रहते हैं, गर्म पानी में रहते हैं, ठंडे में इनको पसंद नहीं है, जैसे जानवरों को वैसे ही ठंडे पानी में रहना पसंद नहीं होता, तो ये भी नहीं रह पाता। तो आप देखेंगे तो ये सारी जो ट्रॉपिकल वाटर है, ये सारा ट्रॉपिकल वाटर है ना, देखो जूम करके दिखाता हूँ, ये हमारी यहाँ पे ट्रॉपिकल ऑफ, ये है ना ट्रॉपिक, यहाँ पे हमारी इक्वेटर है, यहाँ पे तो इक्वेटर है। अब ये क्या है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में है मोर और लेस। ठीक है, तो मतलब क्या कि गर्म पानी में रहता है ये, इधर इधर नहीं पाता, पोल की साइड ये नहीं है, बस इतना थोड़ा सा याद रखना, टेम्परेट में नहीं है, पोल में नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो गई। ठीक है, पैसिफिक, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन सब में मिलता है ये। कहाँ पे ये मास नेस्टिंग करता है, गिरमाथा बीच पे। कहाँ पे है गिरमाथा बीच, यह है उड़ीसा में। अब मैंने क्वेश्चन जो पूछा था कौन सा नेशनल पार्क है, उसका मेरे को आंसर करो, क्योंकि ये जो गिरमाथा बीच है वो भी उसी के अंदर से आता है काइंड ऑफ। ठीक है, डाइट, वेज खाता है नॉन वेज खाता है ये कछुआ, ये भाई कार्निवोरस है, ये तो नॉन वेज खाता है। ठीक है, इसको वेज पसंद नहीं है, घास वास नहीं खाता। ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस इसका कैसा है, ये भी थोड़ा सा याद होना चाहिए। वनरेबल में आता है, देखो एंडेंजर्ड नहीं है, एंडेंजर्ड नहीं है, वनरेबल है। ठीक है, अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है साइट्स की, बस इतना सा ही याद रखो, इससे ज़्यादा क्या याद रखोगे, इसमें ही सारा काम अपना हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेना अगर कुछ समझ नहीं आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो, बिना इसको रिवाइज करे। ठीक है, एटलीस्ट देखो तो कितना माइंड में बैठा है। थर्ड है हमारा संगम लिटरेचर। देखो इंपॉर्टेंट है ये संगम लिटरेचर, और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता यार क्या ये संगम लिटरेचर है, समझ नहीं आ रहा संगम लिटरेचर है क्या और कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से पढ़ो, इतना सफिशिएंट है, संगम लिटरेचर जो है इतना सफिशिएंट है। न्यूज़पेपर के अंदर आया था, न्यूज़पेपर में बेसिकली क्या हुआ था, दो इंटरनेशनल हमारे राइटर्स हैं, थॉमस हितोशी हो गया, और ये हो गया लेटिशिया इबानेज, लेटिशिया इबानेज, ये जो एक लेडी हैं और एक जो ये हैंडसम मैन है, ये दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, द हिंदू में देख ही लिया होगा इनका, ये इंस्पायर्ड हुए थे जो हमारे तमिल संगम के, या बोल लीजिए तमिल जो पोएट्स वगैरह उनसे, और उनसे स्टार्ट होकर इन्होंने भी राइटिंग करी थी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं जिन बुक्स का इन्होंने जिक्र किया है, जिन पोइट्स का इन्होंने जिक्र किया है उसके बारे में,
और ये जो जिनका इन्होंने जिक्र किया है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी बजट में उनका जो जिक्र है वो करती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जहाँ से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और इंटरनेशनल लोग इंस्पायर होते हैं, तो एटलीस्ट हम भी थोड़े से इंस्पायर हो लें, एटलीस्ट जान ही लें उनके बारे में, और आ गया तो हम टिक कर ही देंगे। संगम क्या चीज़ होती है, पहले तो संगम को समझो। संगम लिटरेचर सुनते ही हमारे माइंड में पता नहीं क्या आ जाता है। देखो, संगम एक तमिल वर्ड है बेसिकली। संस्कृत में इसका मतलब होता है संघ। संघ मतलब ग्रुप, एसोसिएशन, ठीक है। तो संगम क्या हो गया, एक एसोसिएशन हो गया पोएट का। समझ आया, संगम क्या चीज़ है, एसोसिएशन है पोएट्स का, तमिल पोएट्स का, ठीक है। ये हो गया, एकेडमिक पोएट्स होते हैं। किसके शासन में हुआ था बेसिकली, पांड्या किंग के। किसके शासन में चला था ये संगम, पांड्यन किंग के शासन में चला था बेसिकली। पैट्रोनेज, ये उनको पैट्रोनेज प्रोवाइड कराता था पांड्या किंग, ठीक है। 3 संगम हुए थे, 3 संगम लिटरेचर हुए थे, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली डिस्कस क्या करते हैं, इसके अंदर डिस्कस करते हैं सेकुलर मैटर, ठीक है। भगवान वगवान की बातें डिस्कस नहीं करते, सेकुलर मैटर डिस्कस करते हैं। पब्लिक हो गई, सोशल लाइफ हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीकल्चर क्या है, वर्शिप क्या चल रहा है वहाँ पे, ट्रेड कैसे चल रही है, चैरिटी क्या चल रही है, वॉर क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें जो सेकुलर मैटर है वो सारी चीज़ें संगम लिटरेचर के अंदर डिस्कस की गई है। तो एटलीस्ट आपको ये तो समझ आ गया होगा कि संगम के अंदर है क्या चीज़, ठीक है। पोएट्स का एक ग्रुप है जो पांड्यन किंग जिसको पैट्रोनेज प्रोवाइड कराता था, और वो जो पोएट जो डिस्कस क्या करते थे, एक सेकुलर मैटर को डिस्कस करते थे। अब थोड़ा सा वर्क देख लेते हैं कौन से लिटरेचर संगम लिटरेचर के अंदर आते हैं, जिसका नाम आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सुनते भी रहेंगे, तोलकाप्यम, ठीक है। एक ये जो लिटरेचर है तमिल वर्क है, पट्टू पट्टू, ठीक है, ये भी तमिल लिटरेचर है। 10 पोएम का ये संगम है, पट्टू पट्टू। और इटू टोगाई आर्ट एंथोलॉजीज है। एक है पेडिनिन किल कनाकू, पेडिनिन किल कनाकू, ठीक है, ये क्या है। और 3 एपिक्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है संगम लिटरेचर के अंदर आती हैं। थोड़ा सा इनका नाम थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़े से टंग ट्विस्टर टाइप के हैं, ठीक है। अब थोड़े से पोएट्स का नाम देख लेते हैं। तिरुवल्लुवर, बहुत नाम सुना है, बहुत फेमस भी हैं। इनका थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तमिल पोएट और फिलोसोफर थे, जैसे हमारे स्टोइक फिलोसोफर होते हैं मार्कस ऑरेलियस। तो सिमिलरली हमारे जो है तिरुवल्लुवर भी मार्कस ऑरेलियस है तमिलनाडु के, ठीक है। बस इतना याद रखना। इनको जाना जाता है किसके लिए, इन्होंने एक कपलेट्स लिखी थी थिरुकलाल, ठीक है। ये कपलेट्स जो है एथिक्स हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इकोनॉमिक लाइफ हो गई, लव हो गया, लव भी इसमें इंक्लूड है। इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा जो हमारे तिरुवल्लुवर जी हैं, हमारे फिलोसोफर, स्टोइक फिलोसोफर, मार्कस ऑरेलियस के एक तरह से बोल लीजिए, उनके समकालीन तो नहीं लेकिन इंस्पायर्ड बोल लीजिए, तो वो क्या है, हमारे तिरुवल्लुवर जी है। इंडियन मार्कस ऑरेलियस हो गए हमारे तिरुवल्लुवर। तिरुकलार इन्होंने लिखी थी एथिक्स पे, पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमिक्स पे, लव पे, ये बुक है, ठीक है। तिरुकलाल के अंदर 3 बुक आती हैं बेसिकली, ठीक है। ये जो तिरुकलाल है, ये जो कपलेट्स हैं, इसके अंदर 3 बुक आती है। कौन कौन सी, ये याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो ऊपर वाली तो मजाक वाली बात हो गई, लेकिन ये वाली याद रखना, तिरुकलार के अंदर 3 बुक्स आती हैं। ये जो तीनों बुक्स हैं, ये मैच द फॉलोइंग दे देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी बुक का मतलब क्या है। देखो, कामम एक बुक है जो लव पे रिलेटेड है, पोरुल जो बुक है वो गवर्नमेंट और सोसाइटी पे रिलेटेड है, और आरम जो बुक है वो वर्च्यू पे रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है। और ये सारी जो बुक्स हैं, ये किसके ने लिखी है, तिरुवल्लुवर ने, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन है ये तिरुवल्लुवर, एक फिलोसोफर हैं, पोएट हैं तमिल के, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे अवैयर, ठीक है। ये रिस्पेक्टेबल वुमेन है बेसिकली तमिलनाडु की, ठीक है। तमिल पोएट हैं बेसिकली, क्योंकि सारे ये जो संगम है तमिल में ही हुआ था। तो ये जो अवैयर हैं, ये जो है, ये क्या है, एक रिस्पेक्टेबल वुमेन है। 3 अवैयर्स हुए थे यहाँ पे संगम एज के अंदर, एक हुआ था चोला एज के अंदर, एक हुआ था कंटेम्प्रेरी जो अभी का टाइम है उसमें। और अवैयर को बेसिकली एक ओल्ड और इंटेलेक्चुअल लेडी के रूप में देखा जाता है। इन्होंने जो इनका जो वर्क था, इनकी जो बुक थी वो क्या, अथई चोड्डी, ठीक है। ये बजट स्पीच के अंदर भी इस अथई चोड्डी टेक्स्ट का जो है जिक्र किया गया था। तो थोड़ा सा ये है, इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ है ये अथई चोड्डी, देखो सिंगल लाइन कोटेशन है, जैसे कोट्स वगैरह होते हैं वैसे ही जो है अवैयर की एक कोटेशन है, अथई चोड्डी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर डिस्कस क्या किया गया है कि जो आपकी हैबिट्स है, डिसिप्लिन है, आपकी जो डीड है, आपका जो कर्म है, डीड कर्म को ही बोलते हैं काम को, ठीक है। आपके जो कर्म है वो ढंग के होने चाहिए,
वही है क्या, अठई चोटी। समझ गए क्या है ये अठई चोटी? क्या है कि आपके जो कर्म है वो ढंग के होने चाहिए। और किसने बोला ये? अवैयर ने। अवैयर है कौन? तमिल एक पोएट है, वुमेन है, ठीक है। बस इतना थोड़ा सा याद रखना। और 3 एज से रिलेटेड है, तमिल संगम हो गई, चोला हो गई और कंटेम्प्रेरी टाइम, ठीक है। तो बच्चों अब आपके लिए बहुत इजी है, ऊपर वाले 2 तो टफ थे, ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा इसको आंसर करने की कोशिश करना। ये जो आज का डिस्कशन है बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रेगुलर हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा डीप यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आप फेस कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। 2 बार या 3 बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंडस वाटर ट्रीटी को। तो अगर जो मेरे बच्चे नए हैं, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेसिकली ट्रीटी थी, अभी वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल जो एक्सपर्ट है इसको अपॉइंट करा है, मिकेलो नीनो ने। तो इसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई थी। तो जिन बच्चों को नहीं पता क्या इशू है क्या नहीं है, जो दिख रहा है आपको इंडस वाटर ट्रीटी, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा कि आपका ये खुलेगा 19 सितंबर का जो हमारा डेली डिस्पैच है, 19 सितंबर का, ये हमारा हो गया इंडस वाटर ट्रीटी। इसको एक बार यहाँ से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो बस यही था आज की डिस्कशन में। और 2 जो टॉपिक है हमारे इंडिया और फ्रांस का, ये अभी चल रहा है, कंटिन्यू ही है, और एक डीआरडीओ का हाइपरसोनिक, ठीक है। तो यूँ मत सोचना कि जो हेमंत सर है वो आधी चीज़ कवर करते हैं आधी छोड़ देते हैं। मुझे पता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ बच्चों। अब आप एक दिन में कितना पढ़ोगे, करंट अफेयर को थोड़ा सा लिमिट रखना चाहिए। कल इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि द हिंदू भी जो डेली है एक जैसी न्यूज़ नहीं देता, कभी कम देता है कभी ज़्यादा देता है। जिस दिन ज़्यादा दे देता है उसको हम थोड़ा सा इसको कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इशू भी चल रहा है, इंडिया फ्रांस की अभी जो मीटिंग है वो चल रही है, हमारे पीएम जाएंगे वहाँ पर मिलने वगैरह, तो इसको देखेंगे, अभी आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो जो चलती रहेगी चीज़ें उसको थोड़ा सा डिले करते हैं, क्योंकि फिर कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी, फिर दोबारा से लेके आना पड़ेगा, तो वही रिपीटिशन होगा। तो वो चीज़ों से तो मैं बचता हूँ, रिपीटिशन ऑफ टास्क से गधा मजदूरी नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? स्मार्ट वर्क, स्मार्ट बॉय बनना है, ठीक है। तो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, जो मेरे बच्चे अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो खुद इस एग्ज़ाम को क्लियर करें किसी की हेल्प के बिना, डेली डिस्पैच सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब क्या, किसी कोर्स को खरीदे बिना। तो देखो, ये बच्चों के लिए डेटा सेंटर, जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, जो बच्चों को चाहिए होती है और देख नहीं पाते बेसिकली न्यूज़पेपर के अंदर। तो देखो, ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। हेल्थ सेक्टर के आपने नोट्स बनाई रखे होंगे, मैं तो इतना समझता हूँ। तो देखो, इसको ऐड कर लेना। कैग की रिपोर्ट आई है, कैग की रिपोर्ट ने बेसिकली यही बोला है, जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो कमियां हैं उसी को सामने लेके आई है। तो इसको कोट कर सकते हो आप, ठीक है। अपने ऐसे राइटिंग के अंदर या आर्गूमेंट राइटिंग के अंदर आप बिल्कुल इसको कोट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन लिखने में जिसको प्रॉब्लम आती है, मिल नहीं पाता कि क्या लिखें इंट्रोडक्शन में, तो ये देखो, ये एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बहुत अच्छा यहाँ से इंट्रोडक्शन एक बन सकता है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, इसको थोड़ा सा देख लेना। और आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।